हेलो एवरीवन, इट्स गुड न्यूज़ फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स दैट इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स इस चैनल पर कवर होंगे और वो भी प्रैक्टिकल्स के साथ। जैसे कि अगर आपका बायोलॉजी में कोई चैप्टर है, जैसे कि बेसिक चैप्टर ले लेते हैं फ्लावर नाम का, तो हम उसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से एक फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करके भी पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आप सभी को इंटरैक्चुअली लर्न हो जाएगा, क्योंकि बाय सीइंग बहुत ही अच्छे से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स डे टू डे में रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िक्स फर्स्ट। अगर आप सभी का भी मेरी जैसे फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है तो इट्स गुड। आज हमारी फर्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर होने वाली है, लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे आईसीएसई स्कूल्स में पहले करा रहे हैं और बाकी के जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हैं उन्हें वो बाद के सिलेबस के लिए रख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। है चैप्टर 3, मगर इस चैनल में ये चैप्टर फिज़िक्स का फर्स्ट है। तो मेरे तरह आप भी एक कॉपी और एक पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि हम इम्पोर्टेंस पॉइंट को नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है। सो हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट टॉपिक है वो फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इस चैप्टर के डिग इन करें, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। लॉज ऑफ मोशन, मोशन का मतलब आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है मोशन का मतलब होता है कोई बॉडी अगर अपने मूविंग स्टेट में रहेगी तो हम उसे मोशन कहेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। मोशन के लॉज क्या होते हैं, मतलब एक मूविंग बॉडी के लॉ क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी चीज़ के टच में आएगी। जैसे कि अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इसके अगर ये पेंसिल टच में आ रही है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। बट अगर ये ग्रेविटी है, ठीक है, ये पेंसिल है और अगर ये मतलब बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कांटेक्ट के ये आ रही है ना नीचे, मतलब अगर मैं इसे ऐसे छोड़ूं तो ये ऐसे नीचे ही आएगी ना। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ते हो तो वो नीचे आएगी। तो ये क्या कांटेक्ट हो रहा है इसमें? किसी भी टाइप का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो जब नीचे ग्रेविटी से ग्राउंड पे पड़ेगी तब वो कांटेक्ट फोर्स होगा। बट अभी वो जो नीचे आ रही है बिना किसी फोर्स के, तो ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो जैसे कि हमें मालूम है फोर्स क्या होता है, ए पुश और ए पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पे फोर्स लगाते हैं, या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे, तो उसे हम फोर्स कहेंगे। अब उस फोर्स मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे ऐसे पुश किया या पुल किया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब इसके इफ़ेक्ट, उस पुश और पुल की वजह से इसमें इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं हम वो देखेंगे। हाँ, तो हमने जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया उसके वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या मूवमेंट हुए। तो मतलब पहली चीज़ तो ये है, हम पहले इसमें पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट पे तो उसके वजह से क्या इफ़ेक्ट आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना स्टेट बदलेगा। स्टेट बदलेगा इन द सेंस सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं बदलेगा। स्टेट बदलेगा इन द सेंस अगर ये रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर ये मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम कह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो अभी ये रेस्ट पे है, हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गया, और अभी ये मोशन में है, हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो हम इफ़ेक्ट ऑफ ये समझते हैं दैट इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है?
और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसका दे दिया है। सो आई होप एक पॉइंट इसका क्लियर हो चुका। नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट। वो क्या चेंज करता है? वो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना डायमेंशन भी चेंज करता है। नाउ द डायमेंशन मीन्स शेप और साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्प्रिंग ली, ठीक है, मैंने एक स्प्रिंग ली जिसकी लाइक नॉर्मल जो लेंथ है वो सिर्फ इतनी है, ठीक है। मैंने इसे फोर्स प्रोवाइड किया इस डायरेक्शन में, तो वो अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? इतनी हो गई, ठीक है, इतनी हो गई, बढ़ गई, इतनी हो गई। अगर मैंने इस पर फिर से फोर्स अप्लाइड किया इस साइड में, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? इतनी हो गई। ये ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो हम उसके डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज़। हमने अगर इसे राउंड की ओर कर दिया तो ये राउंड हो जाएगी, राइट। तो मतलब हम इसका शेप और डायमेंशन दोनों चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अब एक और चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है, दैट अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक रिजिड बॉडी पे, एग्जांपल ये है एक रिजिड बॉक्स, ठीक है, हम अगर इस पर फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये अपना डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ये अपना शेप नहीं चेंज करेगा, है ना। ये मोशन में आ जाएगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, बट ये अपना डायमेंशन नहीं चेंज करेगा, ना शेप चेंज करेगा, ना साइज चेंज करेगा, ये सिर्फ मोशन में आ जाएगा क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है, इस वजह से ये अपना जो डायमेंशन शेप वगैरह नहीं चेंज करेगी। हाँ, अगर हम एक नॉन रिजिड बॉडी लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का, तो ये अपना जो स्टेट होता है ये चेंज कर लेगी, ये डायमेंशन अपना चेंज कर लेगी, शेप चेंज कर लेगी, साइज़ चेंज कर लेगी। मगर एक रिजिड बॉडी ऐसा नहीं करेगी, वो मूव होगी बस। और ये जो स्प्रिंग है ये मूव के साथ साथ ये मोशन में आएगी, प्लस मोशन में आने के बाद ये एक और चीज़ करेगी जो कि है ये अपना स्टेट भी चेंज करेगी। बेसिकली इफ वी सी दैट force is a physical cause which can change either the size or shape or a state of rest or motion of the body, which means that एक force एक ऐसा physical cause है जिसके कारण हम साइज चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो मोशन में ला सकते हैं, और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। आई होप फोर्स इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू काइंड्स ऑफ फोर्स। तो देर आर टू टाइप काइंड्स ऑफ फोर्स, ठीक है। देर आर टू मतलब फोर्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो फोर्स को जो हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो वो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो अब हम ये चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स जो हैं ये फोर्स के मतलब कैटेगरी, फोर्स ने इन दोनों अपनी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये फोर्स के अंदर आते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना ये तभी प्रोड्यूस होते हैं या फिर अप्लाई होते हैं एक बॉडी पे जब फिज़िकल कांटेक्ट होता है तब, ठीक है। जब फिज़िकल कांटेक्ट होगा तभी ये जो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो इसकी एक राइट डेफिनेशन जो आपको आपकी कॉपी में लिखनी चाहिए एज ए नोट्स वो है अ फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ देम आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर। और एक और चीज़, ये फोर्स जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस व्हेन अ बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट करेंगी
तभी कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं करेगी तो नहीं होगा। ओके, इसके अगर कुछ एग्जांपल देखें हम तो है फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फिर रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, फिर फोर्स प्रोड्यूस बाय कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज़, ये फोर्स हो गया। तो हम अभी इसे सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, ये हमेशा अपोजिट होता है। जो जहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में ये एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने फोर्स यहाँ से लगाया तो ये अटैक करेगा जस्ट इसके अपोजिट साइड में, हमने फोर्स इधर लगाया, ये एक्ट करेगा जस्ट इसके अपोजिट साइड में। सो एक चीज़ क्लियर है, इट एक्ट्स अपोजिट साइड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक टेबल है। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक बुक रखी। ठीक है ना, हम फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हमने यहाँ से पुश किया और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई हुआ। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, हमने पुश यहाँ से किया। ठीक है, हमने फोर्स कहाँ से अप्लाई किया, यहाँ से। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, जो कि यहाँ से आया। मतलब ये टेबल, ये बुक कांटेक्ट में है ईच अदर। देखो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहे हैं, ये बुक है और ये टेबल है ना। हमने बुक को यहाँ से पुश किया और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से एक्ट हुआ। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ से, अब ये नहीं हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से एक्ट हुआ, बट जहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये बुक है, यहाँ से एक्ट हुआ है ना। एक मिनट में आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है बुक, ये टेबल, बुक यहाँ पे रखी है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से अप्लाइड हुआ, हमने पुश यहाँ से किया। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में। तो एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ना, फॉर एग्जांपल व्हेन ए बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। ठीक है, हमने एक बॉडी, ये सरफेस है हमारा, हमने एक बॉडी यहाँ पर पुट की। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये अपना वेट इधर दे रही है, मतलब अपना वेट, हमने अगर कोई बॉडी एक सरफेस पे रखी तो इसका वेट इसी पे आएगा ना, तो ये अपना जो फोर्स होगा वो इसके ऊपर देगा। अब अगर ये सरफेस अगर ऐसे ही है, लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ये एक पेपर है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखूँगी तो ये उतना केपेबल नहीं है कि ये इतना ही अपोजिट फोर्स इसको दे पाए जो फोर्स ये लगा रहा है, इसलिए ये ऐसे फॉल हो जाएगा। मगर अगर मैं इससे एक रिजिड, मतलब एक सरफेस पे रखूँगी जहाँ पर ये केपेबल है, ये बोर्ड या फिर ये टेबल कह लो, केपेबल है उतना फोर्स लगाने के लिए जो ये फोर्स लगा रहा है इसमें, तो ये फॉल नहीं होगा। उसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये सरफेस है, जो जितना वेट ये अपना इस टेबल पे लगा रहा है उतना ही टेबल भी वेट इसको दे रहा है जस्ट अपोजिट साइड, जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है ये फॉल नहीं हुआ, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब बस इतना है कि व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन ए सरफेस the body exert force downward equal to its weight on the surface, but the body does not fall because the surface exert an equal and opposite force on a body normal to its surface, which is called normal reaction. That means अगर मैं देखूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया है ना, ये सरफेस। ठीक है, तो ये जो बॉक्स का वेट है
ये जा रहा है सरफेस पे, लेट्स अज्यूम दैट ये टेबल है, ठीक है। तो इस बॉक्स का जो वेट है वो इस टेबल पे आ रहा है ना। अब जो ये टेबल है ये भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की ओर देगा, जो कि होगा रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू द टेबल, ठीक है। रिएक्शन फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू टेबल। आई बात समझ में? मतलब नॉर्मल फोर्स इज ईजी, हम बस इसका फंडा यही है कि द सरफेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी नॉर्मल टू इट्स सरफेस विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स क्या है, हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा है रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है ना, और यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, जो थोड़ा हैवी है, मतलब इतना हैवी है कि ये जो रिजिड सपोर्ट है इसे मतलब बैलेंस कर सके, ठीक है। तो फिर मतलब ये जो बॉक्स है यहाँ से टाइटली सपोर्टेड है, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट है जो ऐसा है। अब इस बॉक्स को मतलब ये अपने वेट की वजह से और नीचे आ सकता है कि नहीं, मतलब ये बॉक्स है, इसका जो वेट है ये अपने वेट की वजह से इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है ना, मतलब वो एक ग्रेविटी की वजह से हुआ है। ये स्ट्रिंग ना कंटिन्यूसली इधर गई है, बीच में हमने एक बॉक्स बांधा है, ठीक है। अब बॉक्स का जो वेट है वो इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुल कर रहा है, ठीक है, नीचे की ओर पुल कर रहा है ना। अब जो जितना ये पुल कर रहा है उतना ही यहाँ पर है ना, अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि टेंशन जो फोर्स था वो कैसे अप्लाई हुआ। अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो ये कुछ ना इस टाइप से होगा, ये रिजिड सपोर्ट, ये बॉडी मूव ऐसा, और मतलब ये अगर हम इसे यहाँ से कट कर देंगे तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है ना ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसा ये वाला रहेगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें ये चीज़ पता चलता है, मतलब अभी हम आगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, मगर हमें ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है अ बॉडी इज़ इन मोशन will remain at motion or a body is in rest will remain on rest until and unless external force applied on it। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इस टाइप से मूव हुई, दैट मीन्स कि ये जो बॉक्स है ये टेंशन क्रिएट कर रहा है इधर, टेंशन फोर्स क्रिएट इधर कर रहा है। दैट मीन्स ये जो इसका जो वेट है इसके वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम डिनोट करेंगे एज अ टी वेट इज इक्वल्स टू वेट कह सकते हैं हम। तो टी इज इक्वल्स टू वेट, जो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं इसे टेंशन फोर्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें। तो जो नेक्स्ट फोर्स है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसमें ना इसे हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, जो कि मैंने आपको ना एग्जाम्पल दिया हुआ था, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। तो ये क्या है, एक फिक्स, यहाँ से जो स्प्रिंग है ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ से ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है। ये है हमारी नॉर्मल स्प्रिंग, ये नॉर्मल पोजीशन में है ना, हमने इसमें पुश मतलब हमने इसमें किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई अभी नहीं किया है, ठीक है। अगर हम इसमें
फोर्स अप्लाई करते हैं और इसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से हम पुल करते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। जब ये स्ट्रेच होगी तब हमने इधर फोर्स अप्लाई किया, है ना, हमने इधर ऐसे पुल करा एक स्प्रिंग को, यहाँ से फिक्स थी, हमने इसे ऐसे खींचा, वो इतनी लंबी होती गई, ठीक है। हम अगर यहाँ से छोड़ देंगे, मतलब हमने यहाँ से अगर छोड़ दिया तो ये वापस अपने इसी पोजीशन में आ जाएगी, है ना, मतलब वो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगी अपने। तो ये जो हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था, तो वो अगर हमने वहाँ से इसे उसके एंड पॉइंट से छोड़ दिया तो वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी जिस पोजीशन में वो पहले थी। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है, जो कि मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मैग्नीट्यूड से। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ force is directly proportional to magnitude of displacement, ठीक है। magnitude of force is directly proportional to magnitude of displacement, मतलब कि वो हम जितना भी उसे स्ट्रेच कर ले, मगर हम अगर उसके एंड पॉइंट से छोड़ देंगे तो वो वापस अपने वही डायरेक्शन में आ जाएगा, वही शेप ले लेगा जो कि हमने उसे जो कि स्टेट से हमने उसे स्ट्रेच किया था। तो ये तो हमारी स्ट्रेच की बात हो गई। अब हम एक कंप्रेशन का भी देख लेते हैं, है ना। तो ये हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस कर दिया मतलब इस साइड फोर्स प्रोवाइड किया इन द सेंस हमने इस साइड से पुश किया, यहाँ पर हमने उसे पुल किया था, अब इस साइड हमने इसे पुश किया तो ये इतनी छोटी हो गई, ठीक है। नॉर्मल से ये इतनी छोटी हो गई, हमने इसे कंप्रेस कर लिया, ये छोटी हो गई। अगर हम इसे वापस यहाँ से छोड़ देंगे तो ये उसी अपने स्टेट में फिर से आ जाएगी। तो इसमें फिर से मैं एक चीज़ कहूँगी, द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट कॉन्टैक्ट फोर्स का लास्ट एग्जाम्पल है जो कि है कॉलिजन, ठीक है। अब इसे हम एक ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि ये एक बड़ी बॉडी है जिसको मैंने ए नाम दिया, और ये एक छोटी बॉडी है जिसको मैंने बी नाम दिया, ठीक है। तो ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। हमने इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करने का कहा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो हुआ क्या, ये दोनों ना मीट हुए, है ना, ऐसे ऐसे। थोड़ा बड़ा बनाना है ये, ओके। तो यहाँ पे ये मीट हुए। अब यहाँ पर जो फोर्स लगा वो क्या है, ए बी, और यहाँ पर जो फोर्स लगा वो है बी ए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मीट हुए तो मतलब ए बी इसलिए क्योंकि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो पहले अपना नाम, उसके बाद जो कांटेक्ट में आया फिर उसका दूसरा नाम। वैसे ही ये इसका नाम बी है, पहले अपना नाम और फिर जो कांटेक्ट में आया ए उसका नाम। तो ये कॉलिजन के टाइम, कॉलिजन मतलब टकराना, ठीक है, कॉलिजन मतलब टकराना। तो जो कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन ये फोर्स एक्सर्ट हुआ, ठीक है। अब जब ये ऐसा हुआ ना तो इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ये वाली जो बॉडी बड़ी वाली है और ये छोटी वाली, ए बॉडी एंड बॉडी बी, ये दोनों अपने फोर्स मतलब अपने अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव होने लग गए। इसी के साथ आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स ओवर होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका फर्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब जो बॉडी है वो बिना किसी फिज़िकल कांटेक्ट के मतलब बिना किसी फिज़िकल कांटेक्ट के वर्क में आए। एग्जाम्पल लाइक इसे अगर हम डेफिनेशन देखें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में आए उसे हम कहते हैं को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसका जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी को मालूम होगा दैट जब मतलब इस यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि ये मतलब हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मैंने ये पेन अब थोड़ी सी हाइट से नीचे फॉल किया, तो मैंने इसे रिलीज़ किया इतनी हाइट में, तो ये अपने आप नीचे आ रहा है। मतलब मैंने इसे कुछ नहीं किया, मैंने इसे बस थोड़ा सा हाइट में ले जाके छोड़ दिया और ये अपने आप नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो मतलब ऐसी फोर्स मतलब अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, बट मतलब अगर देखा जाए तो जो अर्थ है वो अपने मास की वजह से दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करती है। मतलब ये इस अर्थ जो है वो उसका भी एक मास है, ठीक है, पर्टिकुलर मास है, उसकी वजह से वो दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, एक पेन लीजिए आप या कोई भी चीज़ लीजिए, थोड़ा हाइट में ले जाइए और इसे छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, कोई भी चीज़ रिलीज़ कर दीजिए, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब जो चार्ज के बीच में डिफरेंस होता है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो दो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो दो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको अपने नोट्स में लिखनी चाहिए वो है, टू लाइक चार्ज रिपेल while टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो ले सकते हैं कि आपने एक रूलर लेना है अपने पास, जो भी रूलर हो, ये रूलर लेना है और मतलब ऐसे छोटे छोटे बिट्स लेने हैं एक पेपर के, ठीक है। लेट्स डू एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे पेपर के बिट्स ले लिए हैं, है ना। मैं इसे स्प्रेड कर देती हूँ और ये मेरे पास रूलर है एक, है ना। अब आपको इस रूलर को क्या करना है, आपके हेयर के कांटेक्ट में लाना है, मतलब आपको आपके हेयर के पास ले जाना है और इसको थोड़ा सा से रब करना है ना। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट, मैंने अपने हेयर्स के पास लेकर आया इसे, ये देखो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये देखो टच नहीं है ये बिल्कुल भी, देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये कांटेक्ट में नहीं है, स्टिल अट्रैक्ट हो रहे। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया, है ना। इसी टाइप के आपको प्रैक्टिकल्स इस चैनल पे मिलेंगे, मतलब लाइव प्रैक्टिकल हम आपको करके बताएंगे, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, लाइक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस वगैरह मिलेंगे इधर, और बायोलॉजी में भी आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। फ्लावर्स हो गया, बहुत सारे, जैसे सेल हो गया, सेल के लिए भी हम रेडी कर रहे हैं मटेरियल्स, तो हम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू वांट मोर फॉर दिस वीडियो लाइक दिस। नाउ लेट्स कम टू मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, तो इसका और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ना सेम ही फंडा है। तो वो जो कि है कि
टू लाइक मैग्नेटिक फोर्स रिपेल, मतलब अगर दो लाइक मैग्नेटिक पोल होंगे तो वो क्या होंगे, रिपेल होंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। मैग्नेट को आपने कभी, जैसे दो मैग्नेट है ऐसे, दोनों को दो अगर लाइक चार्ज पास किए तो वो ऐसे दूर दूर ऐसे हो जाएंगे। बट अगर आपने दो अनलाइक चार्ज को पास में किया तो वो और अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब आप इतना दूर भी रखोगे तो ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होंगे, इस टाइप से अट्रैक्ट होंगे। तो यही कह रहे हैं, टू लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल while two unlike magnetic pole attract each other. The force between magnetic pole is called magnetic force, ठीक है। The force between magnetic pole is known as magnetic force, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो कि मैंने आपको बताया कि आप मैग्नेट लीजिए अगर आपके पास है तो, दो लाइक चार्ज को ऐसे लाइए तो वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज को ऐसे लाएंगे तो ऐसे वो रिपेल करेंगे, बट दो अनलाइक चार्ज को पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये मैग्नेट वाला एग्जाम्पल आप अपने घर में ज़रूर करके देखिएगा। अब मैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ कैरेक्टर बताऊंगी जो कि आई थिंक यू शुड नोट डाउन, ताकि अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। देखो जो क्या होता है ना, मैं इसे डिक्टेट करूँगी तो आप लिख लेना दैट इसमें जो हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसमें से मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ना लाइक सेम है, ठीक है। वो जो कि है कि लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बट इसमें से ग्रेविटेशन कभी भी रिपेल नहीं करती, ये ऑलवेज अट्रैक्ट करती है अपने टूवर्ड्स इटसेल्फ, बट कभी भी रिपेल नहीं करती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेविटी कभी भी रिपेल नहीं करती, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। और एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक डिस्टेंस, अगर मैग्नेट हमारा ना इधर है, ठीक है, मैग्नेट इधर है और हमारी एक आयरन नेल, ठीक है, वो इतनी दूर है, तो क्या अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट नेल को? नहीं करेगा। बट अगर मैग्नेट इधर है और नेल ना इधर है, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, कर लेगा। वो डिपेंड करता है, बट इतना डिस्टेंस रहेगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, कम डिस्टेंस रहेगा तो वो अट्रैक्ट कर ले। सो इट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन सेपरेशन एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज एंड इंक्रीज एज द सेपरेशन डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो ये है, भले वो कितने भी डिस्टेंस पे रहे, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगी एंड ऑलवेज अट्रैक्ट ही करेगी, वो कभी भी रिपेल नहीं करेगी।